नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं। और पिछले हम इस भाग के 4-5 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें से आपको हम कॉन्स्टिट्यूशंस के 4 भाग पढ़ा चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 5वें भाग के संविधान का 5वां भाग, जो कि संघ से रिलेटेड है। उसके बारे में आज बात करेंगे और उससे भी बहुत ही स्पेशल फैक्ट पर बात करेंगे। तो देखिएगा, भाग 5 जो संघ से संबंधित है, यानी कार्यपालिका से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और ये हमारे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो गाइस देखते हैं हमारे इस पार्ट में क्या है। देखिएगा क्या क्या है। तो अनुच्छेद 52 से 152 तक आपका भाग 5 है, जो कि संघ अथवा कार्यपालिका से रिलेटेड है, जिसमें कार्यपालिका है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 52 से 151 तक आपका कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय और कैग। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपकी कार्यपालिका इसी में है, विधायिका आपकी इसी में है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ यहीं पर हैं, सर्वोच्च न्यायालय यहीं पर है और कैग भी यहीं पर है। अब देखिएगा गाइज, उसके बाद हम बात करेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कार्यपालिका में देखिएगा, कार्यपालिका को भी हमने कई पार्ट में बांट दिया। कार्यपालिका में देखिए, राष्ट्रपति हो गए कार्यपालिका में, उसके बाद गाइज उपराष्ट्रपति हो गए, उसके बाद मंत्रिपरिषद हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री हो गए और उसके बाद महान्यायवादी हो गए। तो गाइज किसी भी कार्यपालिका, अपने देश के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें कार्यपालिका को जो बांटा गया है वो राष्ट्रपति में बांटा गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। तो आपको यहाँ पर देखना है, लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं यहाँ से देखिएगा राष्ट्रपति की, स्पेशली राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कार्यपालिका कानूनों को लागू करने वाली संस्था है। कार्यपालिका है क्या, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे यहाँ से MCQ क्वेश्चंस भी बन सकता है कि कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका कानूनों को लागू करने वाली संस्था है। दूसरा, कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। तो 2 इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं इसके, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। यहाँ से आपसे MCQ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका की। तो गाइज कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यदि हम उसे नैतिक आधार पर देखें तो देखिएगा, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका है और दूसरी आपकी वास्तविक कार्यपालिका है, जिसमें आपकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में देखा जाए तो आपने भी बहुत अच्छे से देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो भी कार्य होता है उसको प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिपरिषद करती है। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के पास केवल कोई भी विधेयक होता है या कुछ भी होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है केवल हस्ताक्षर करने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो नाम कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जाए, तो राष्ट्रपति जो है ना, वो हमारा नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कर्ता धर्ता जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो है ये। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति देखिए, अनुच्छेद 52 देखिए, अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये कहाँ पर है, अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52। अनुच्छेद 52 जो है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका अथवा संघ की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भले ही यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि यहाँ पर जो भी शक्ति होगी वो सारी की सारी कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि यहाँ से होते हुए सारी चीज़ें वो जाती आखिर में राष्ट्रपति के पास ही हैं। जैसे कोई भी विधेयक है, विधेयक बनता है तो पहले विधेयक संसद
के दोनों सदनों में पास होता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद वो किसके पास चला जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास चला जाता है। और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो विधेयक क्या होता है, वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो कार्यपालिका की शक्ति है वो सारी की सारी किस में है, राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद गाइस देखते हैं हम अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति को चुनता कौन है, कौन चुनेगा, किस तरीके से वोट डाले जाएंगे, ये सारे का सारा आपको बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन सा होगा, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो, और विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो। तो इस तरीके से ये क्या है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। उसके बाद गाइस देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, निर्वाचन की पद्धति अथवा रीति से संबंधित। तो राष्ट्रपति को चुना कैसे जाएगा, ये हमारा कहता है क्या, अनुच्छेद 55 कहता है, यानी आर्टिकल 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होगी और उसकी रीति जो होगी, उसे किस तरीके से चुना जाएगा, किस तरीके से उसके वोटों का निर्धारण होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं अनुच्छेद 55 में। तो देखिए किस तरीके की पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। और दूसरा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। यहाँ पर डायरेक्टली जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष मतदान है। और दूसरा, गुप्त रीति से होता है, पता नहीं चलता है किसने किसे वोट दिया है। तो इस तरीके से ये गाइज हो गया अनुच्छेद 55, जो कि निर्वाचन की पद्धति अथवा रीति से संबंधित है। उसके बाद गाइज बात करते हैं हम अनुच्छेद 56 की। तो अनुच्छेद 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा या उसकी पदावधि, मतलब वो कब तक अपने पद की अवधि पर पद पर बनाए रहेगा। ये है अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। उसके बाद गाए जाते हैं अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 में, इसमें है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या कोई राष्ट्रपति जो हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए हैं वो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन पाएंगे, इस तरीके की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और इसकी पात्रता ये है, कोई भी व्यक्ति कितने ही बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। उसके बाद गाए जाते हैं अनुच्छेद 58 यानी आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहता है कि कौन कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी अहर्ताएँ हैं। उसके बाद अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं कि वो क्या होना चाहिए, वो उसकी आयु कितनी होना चाहिए, ठीक है, वो किस तरीके से कैसे होना चाहिए और किस पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। उसके बाद अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे उसका प्रतिज्ञान जो है वो अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है। उसके बाद गाइस देखते हैं अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की किसी, अगर देखिए महाभियोग प्रक्रिया है क्या, तो महाभियोग प्रक्रिया है कोई भी राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति जो भी हैं और उन्हें हमारे जो सांसद हैं वो हटाना चाहते हैं। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो संसद के दोनों सदनों से उसे महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कैसे होगी, ठीक है, वो सारे का सारा आपको अनुच्छेद 61 में मिलेगा। उसके बाद गाए जाते हैं राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में। उसके बाद अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 क्या कह रहा है, क्षमा आदि की शक्ति। ठीक है गाइस, तो क्षमा आदि की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 में है। और अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, अनुच्छेद 73 में मिलेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 जो है गाइज वो हमें बताता है कि राष्ट्रपति, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उस परामर्श को माने। तो ये परामर्श ले तो सकते हैं लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप ये ध्यान रखेंगे
कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति तो है, वो परामर्श ले तो सकते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति है, लेकिन परामर्श मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श को माने या ना माने, उन्हें अच्छा लगेगा तो मान लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा नहीं मानेंगे। उसके बाद गाइस देखते हैं कुछ यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप अच्छे से फोकस कर लें। देखिए राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, तो गाइस राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है आपकी 35 वर्ष। कोई भी 35 वर्ष का वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं रखता है वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए पहले निर्वाचक मंडल का सदस्य हो या ना हो, कई बार ये पूछा जाता है कि वो निर्वाचक मंडल का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, उस लोकसभा अध्यक्ष जिस सदन का भी अध्यक्ष बनता है लोकसभा का, तो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। वो उस सदन का सदस्य है या नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद देखिएगा गाइस, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य है परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे और विधानसभा के सदस्य होंगे। तो गाइस जब महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी तो महाभियोग प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य तो हैं, कौन है, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं। उसके बाद संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। देखिए जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है या फिर संसद सत्र बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति जो है उस संसद सत्र को क्या करते हैं, मतलब बोलते हैं उसमें, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में। तो जो भाषण तैयार किया जाता है वो कौन तैयार करता है, तो गाइस वो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो भाषण तैयार करता है वो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में के कई बार ऐसा होता है किसी का वोट वैध है अवैध है, कौन वोट डालेगा। कई बार कुछ सांसद जेल वगैरह में चले जाते हैं, उन्हें सज़ा मिली हुई होती है, तो वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, इस तरीके का सिस्टम होता है। तो वो इसका निपटारा कौन करेगा, इसका निपटारा करेगा हमारे देश का उच्चतम न्यायालय। उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है गाइज, राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा, मैंने अभी बताया संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भी महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही हटाए जाते हैं, लेकिन फाइनली हटाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है गाइस लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। तो देखिएगा मैंने अभी बताया आपको संयुक्त अधिवेशन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन का जो भाषण होता है वो तैयार कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है अधिवेशन को आहूत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस देखते हैं अगला फैक्ट है हमारा, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, हमारे देश के राष्ट्रपति को है। उसके बाद गाइस राष्ट्रपति का मासिक वेतन कई बार पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपए है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद दोनों ही रिक्त हों तो कार्य कौन करेगा, ठीक है, तो कार्य करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपको ये ध्यान रखना है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है, सपोज करिए हमारे देश का राष्ट्रपति है और वो नहीं है, ठीक है, बाई चांस वो मतलब खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही हो और दुर्भाग्य से दोनों ही ना हो,
तो होगा क्या गाइज, तो ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पदभार को पर कार्य करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा गाइज, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। उसके बाद मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रपति सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, जैसा कि अभी मैंने बताया मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस M हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। तो गाइज इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 52 से 151, ये भाग 5 है जो संघ से संबंधित है। कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय और कैग इसी में है। और उसमें भी कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कार्यपालिका के घटक कौन कौन है, तो राष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है और महान्यायवादी है। उसके बाद गाइस देखते हैं राष्ट्रपति में। देखिए कार्यपालिका, कार्यपालिका का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो कार्यपालिका का सर्वेसर्वा जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अनुच्छेद लिखे हुए हैं तो आपको अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेने हैं, ध्यान रखना है कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो गाइज इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और इसे नोट डाउन कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में गाइज। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।